नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अब तक आप दो टूक में रोज मुझसे रात 9 बजे मिलते थे, लेकिन अब से दो टूक का समय बदल गया है। दो टूक अब से हर रोज रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि दो टूक जो है अब से 10 बजे टेलीकास्ट होगा। इसलिए डीडी न्यूज पर अब जब 10 बजेंगे तो सिर्फ वो 10 नहीं बजेंगे, बल्कि वो 10 दमदार 10 होंगे, क्योंकि आपका पसंदीदा और दमदार दो टूक रात 10 बजे आएगा। तो 10 बजे नोट कर लीजिए, 10 बजे दमदार 10 होगा दो टूक के साथ। वक्त बदला है लेकिन तेवर नहीं बदले, क्योंकि दो टूक के तेवर वही रहेंगे, और हम हमेशा की तरह झूठ को, फेक एजेंडा को एक्सपोज करते रहेंगे। ना फेक एजेंडा ना झूठ, हम कहेंगे सीधा दो टूक। आज दो टूक में जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं वो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। बीते कई सालों से, या यूं भी कहना चाहिए कि कई सालों नहीं, कई दशकों से चुनावों में धांधली को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ कहा सुना गया है। हर राजनीतिक पार्टी ने अपनी अपनी सुविधा से जब चाहा यह मुद्दा उठाया है। बिहार में अभी चुनाव होने हैं। बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा वो लगातार गरमाया हुआ है। हालांकि हम देखते थे कि चुनाव से पहले, यानी यूं कहना चाहिए कि चुनावों के बाद वोटिंग में धांधली हुई आरोप लगते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। चुनाव से पहले ही आरोप लगने लगते हैं, और दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि दरअसल इनको हार का अंदेशा हो गया है, इसलिए ये इस तरह के बहाने बना रहे हैं। अब देखिए ना, चुनाव में धांधली का मुद्दा बिहार से लेकर के पूरे देश भर में जगह जगह पे हर समय उठता रहता है, और एक बार फिर ये मुद्दा पिछले कई दशकों से, यूं कहते हैं, मैं ठीक कर दूं तो एक दशक से मुद्दा ज्यादा मुखर हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये बात उठा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली होती है। कभी कहते हैं ईवीएम हैक, कभी कहते हैं कि दरअसल ये जो चुनाव हैं वो रिग कर लिए जाते हैं, वोटिंग जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसमें गड़बड़ी होती है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। एक तरफ संसद भवन में एसआईआर को लेकर के पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा था, उसी बीच राहुल गांधी आते हैं और महाराष्ट्र का अपना दर्द जो है वो उड़ेल देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली थी। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा की बात नहीं करते हो। हरियाणा में जहां कांग्रेस लगातार लगभग लग रहा था जीत रही है, वहां पर कांग्रेस की नादानियां, या यूं कहें कि राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण कांग्रेस एक बार फिर हार गई थी। लेकिन वो महाराष्ट्र की बात करते हैं, बार बार महाराष्ट्र की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में वोटिंग जो है वो गलत हुई और महाराष्ट्र के इलेक्शन चोरी हो गया। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये जो चुनाव में, इलेक्शन में चोरी की जो बात करते हैं ना, कि भैया वोटिंग जो है, वो इलेक्शन जो है वो दरअसल चुरा लिया गया, भारत में इलेक्शन की चोरी हो रही है। ये जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं ना, पहले वो ईवीएम कहते थे, आज उनका नया बहाना है, आज उनका नया आरोप है कि दरअसल इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। आज इसी को लेकर दो टूक चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। और इसी को लेकर इससे पहले आगे बढ़े, इस खबर की रफ्तार और इस खबर की धार को समझिए। खबर धार में, जी हाँ, खबर धार में हम आपको बताएंगे कि इस खबर के दरअसल पहलू क्या है, क्योंकि यह जानना समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और विपक्ष, सच बात यह है कि आज तक ईवीएम हैक या इलेक्शन चोरी का आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। यह मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, आज तक साबित नहीं कर पाए हैं। 2014 के बाद 3 लोकसभा चुनाव सहित राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की करीब 100 चुनावों में हार हुई है। 100 चुनावों में कांग्रेस की हार हुई है, यह आप नोट कीजिएगा। बार बार की हार के कारण राहुल के कई करीबी और कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी छोड़कर वो जा चुके हैं। विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी, मैं विपक्षी गठबंधन की बात कर रहा हूं, एक तरफ राहुल जो है कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने राहुल गांधी की योग्यता पर लगातार सवाल उठाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए राहुल गांधी ईवीएम हैक और ईसी में जो गड़बड़ियां हुई, ईसी जो गड़बड़ी को कथित गड़बड़ियां करता है उसका सवाल उठाते रहते हैं। यह बड़ी बात है, इस पर चर्चा जरूरी है। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व का सवाल इलेक्शन चोरी के शोर में दब तो नहीं गया है? जी हां, जो इलेक्शन चोरी के जो आरोप लगाते हैं, जो ईवीएम के आरोप लगाते हैं, क्या उस सब के बीच
राहुल गांधी के नेतृत्व का सवाल कांग्रेस में दब तो नहीं गया है। इन सब का फैक्ट चेक होना चाहिए, इन सब पर दो टूक होनी चाहिए और इस पर दो टूक करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, आज की चर्चा को शुरू करूं, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उसको लेकर क्या रिएक्शन रहे बीजेपी के, वो जरा सुन लीजिए। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। जब महाराष्ट्र में हार गए तो कहते हैं इन्होंने वोट बढ़ा लिए और बिहार में हारेंगे तो कह रहे हैं वोट घटा दिए। ये किस तरह का बयान है? जब जीत जाते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, तब बहुत अच्छा हो जाता है चुनाव आयोग, और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और बिहार में हारने वाले हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। हाउस बना है लोगों की रक्षा के लिए। अगर हम लोगों का वोट देने का जो अधिकार उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। आज संविधान पर दोबारा भाजपा प्रहार कर रही है और लोगों का वोट देने का हक चोरी कर रही है। बिहार में चुनाव आयोग ने बताया कि 55 लाख मतदाता कहीं है ही नहीं, गायब है, अदृश्य है। तो क्या विपक्ष इस अदृश्य मतदाताओं पर ही चुनाव लड़ते थे क्या? और मुझे लगता है कि बड़े सवालों का उत्तर अब बिहार में और देश के स्तर पर हमारे राजनीतिक पार्टियों को देना होगा। क्या ये इसी की राजनीति करते हैं जो मतदाता है ही नहीं, जो अदृश्य है? इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि फर्जी वोट डलवाएं, जो वोटर है उसका वोट काटा जाए। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े कि और ज़्यादा वोटिंग हो। चोरी का अनुभव उनको विरासत में प्राप्त हुआ है और मैं इसलिए कहूँगा कि बैलेट बॉक्स की चोरी, जो बंदूक और संदूक दोनों का प्रयोग, ये कांग्रेस की कार्यशैली में रहा है। और सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो 14,000 वोटों से हराया था तो 78,000 वोट जो है इनवैलिड कर दिए थे। तो जो खुद वोटों की चोरी करता रहा हो, जिसका इतिहास रहा हो, वो दूसरों को ऐसा समझता है बीजेपी ऐसी नहीं है। तो इलेक्शन चोरी, राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार की दी नई थ्योरी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस जो लगातार चुनाव हार रही है उसको लेकर पहले ईवीएम की थ्योरी गढ़ी गई और अब इलेक्शन चोरी की नई थ्योरी राहुल गांधी ने गढ़ी है, जिसमें वो विपक्ष की और अपनी नाकामियों को छुपा सके। इन्हीं पर चर्चा करेंगे आज की डिबेट में। आज की इस दो टूक में मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं निखिल जैन। निखिल जैन कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। निखिल जैन मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार राजन जुड़े हैं, आरजेडी के वो प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं निखिल जैन और प्रदीप भंडारी से करूंगा। प्रदीप भंडारी और निखिल जैन को स्क्रीन पर लाइए। 2-2 मिनट दूंगा मैं दोनों लोगों को अपनी बात रखने के लिए और मैं चाहूंगा कि इसी मुद्दे पर अपनी बात रखें। शुरुआत मैं निखिल जैन आपसे कर रहा हूं। निखिल जैन, मेरा सीधा सवाल जो है वो आपसे ये है कि मैं फिर से कह रहा हूं जो मैंने शुरुआत में कहा, चाहे वो ईवीएम हो या फिर चुनाव में चोरी होती है, इलेक्शन चुराए जाते हैं, इसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस आज तक अपने आरोपों को, एक भी आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। 40 बार देश की अदालतों में ईवीएम हैक का जो मुद्दा था वो अंधे मुंह गिरा है और अब इलेक्शन चोरी कह रहे हैं और उसको लेकर भी आज तक वो कोई प्रमाण इलेक्शन कमीशन को या देश की अदालतों को नहीं दे पाए हैं। सिर्फ टेलीविजन चैनलों में और संसद के बाहर और विदेशों में जाकर इस तरह के वो आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्हें एक एजेंडा गढ़ना है, कांग्रेस की हार, कांग्रेस की नाकामियों को छुपाना है। क्या कहेंगे आप? आपका समय शुरू करते हैं जी। अशोक जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा। 1952 से लेकर 2023 तक देश में बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर रहे। 2023 तक वो सारे इलेक्शन कमिश्नर जो भी उस समय की सरकार होती थी वो नियुक्त करती थी।
ज्यादातर समय कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने करे, अटल जी ने भी करे, मोदी जी ने भी करे। और चुनाव आयोग पे हमेशा कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी विपक्षी पार्टियों से या हारने वाले कैंडिडेट से हमेशा रही है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी वो करती थी, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है वो कर रहे हैं। ये हमेशा से एक दस्तूर रहा है। हालांकि 2010 में तो ईवीएम के खिलाफ एक पूरी किताब लिखी थी जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने, जो आज बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं। तो सवाल तो ईवीएम पे खैर उन्होंने भी उठाए थे, अब कांग्रेस पार्टी उठाती है। लेकिन पिछले एक साल से और स्पेशली 2024 के लोकसभा चुनाव से जितने ज्यादा सवाल, जितनी ज्यादा पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पे उठाए हैं, मेरे हिसाब से देश के इतिहास में कभी नहीं उठाए गए हैं। और पिछले एक साल से स्पेशली महाराष्ट्र चुनाव से जो कांग्रेस पार्टी का और समूचे विपक्ष के जो आरोप है वो ईवीएम को लेकर नहीं, वो इलेक्टोरल रोल को लेकर है। और इन आरोपों का बहुत बारी उन्होंने प्रूफ दिए हैं, उसके बारे में चिट्ठियां लिखी हैं। अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने कुछ जून में एक ऑपिड लिखा था, उसके बाद एक चिट्ठी भी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, जिसका इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। रही बात आंकड़ों की, क्विंट की एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है नंबर वाइज इलेक्शन कमीशन का खुद का डेटा यूज करते हुए कि कैसे लोकसभा 2024 चुनाव के बाद 2024 विधानसभा महाराष्ट्र के चुनाव में 40 लाख वोटर बढ़े केवल 5 महीनों में। उसमें से 18 लाख यानी कि 45% का जो ये इंक्रीज था ये केवल 78 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ 288 की विधानसभा में, यानी कि 27%। इन 78 में से 68 में बीजेपी जीती। अब देखिए, हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है और इसकी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशंस हैं, रीजंस है, पर चुनाव आयोग को देश के आगे आके बताना चाहिए। अब बिहार में इतना बड़ी एक मुहिम चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, आज तक इलेक्शन कमीशन पे इतने आरोप उठ गए, इतने नेताओं ने, पत्रकारों ने, इंडिपेंडेंट वॉइसेस ने आवाज उठाए, प्रीवियस इलेक्शन कमिश्नर्स ने आवाज उठाए, लेकिन आज तक चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती है। विपक्ष के ये आरोप भी हैं कि अब तो हमें चुनाव आयोग से मिलने भी नहीं दिया जाता, उसमें भी हमें दिक्कतें हैं। अब हम कह सकते हैं विपक्षी नेता तो जी भैया सब झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारे एलओपी झूठ बोल रहे हैं, हमारी सारी पार्टियां झूठ बोल रही हैं, तो सिस्टम में सच कौन बोल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और निखिल जी आपका 2 मिनट हुआ, मैं आपको फिर मौका दूंगा, मैं आऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले कि प्रदीप जी के पास जाऊं, देखिए आपने कहा राहुल गांधी ने लेख लिखा था, 7 जून को उनका लेख आया था, 12 जून की इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी है। देखिए आपने कहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह से जब आप फैक्ट्स रखते हैं तो जनता के बीच पूरे फैक्ट्स रखा करिए। आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने एक मिनट मैं वही कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने एक बिंदुवार एक विषय पर जवाब दिया और इलेक्शन कमीशन ने 12 जून को राहुल गांधी को यह चिट्ठी भेजी। ये राहुल गांधी का नाम चिट्ठी है, श्री राहुल गांधी ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा 10 जनपथ न्यू दिल्ली। वो शायद पता गलत हो गया, लेकिन 10 जनपद पे तो वहीं जाएगी चिट्ठी। तो उन्होंने जब ये चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन ने साफ लिखा है कि ये चीजें हमने जवाब दिया, लेकिन आपकी और कोई शंकाएं हो, कुछ हो तो आप आइए, जब आपको समय हो आइए हमसे मिलिए। 12 जून की चिट्ठी के बाद 12 जुलाई हो चुकी है। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैं आता हूं और आपको प्रमाण देता हूं? मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं और आपकी बात से मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो पार्टी विपक्ष में होती है वो आरोप लगाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी क्योंकि बीजेपी उस वक्त हारी थी, तो बीजेपी को लगा था चुनाव में धांधली हो रही है, लेकिन बीजेपी, और इससे पहले बीजेपी जब चुनाव हारती थी तो बीजेपी को पता था कि विपक्ष में है और हमारी कोई ज्यादा हैसियत नहीं है, तो छुटपुट आरोप रखते थे। बिहार में ज्यादा आरोप रखते थे, यूपी में लगते थे, देश भर में नहीं लगते थे। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस जो 55-60 साल से सत्ता में रही, वो जब लगातार हार रही है, राहुल गांधी की लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग फेल हो रही है, इसलिए हर बार नया बहाना, हर बार नया निशाना। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो बात की, प्रदीप भंडारी के 2 मिनट, और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। जी, होने के पहले मैं तो कहना चाहता हूं कि आज सभी दर्शक और हम सब जो है वो काफी खुशनसीब है। घड़ी रोकिए जी कि आप वापस से 2 टूक पे आए हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं अब अपने आर्ग्यूमेंट को शुरू करना चाहता हूं। इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की बात करी, मैं तथ्यों की बात करूंगा। ये गए थे बॉम्बे हाईकोर्ट में, और बॉम्बे हाईकोर्ट में यही सब जो दलील निखिल जैन ने करी थी, इनसे बड़े बड़े वकील गए थे, सीनियर एडवोकेट गए थे। जून 25, 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा हमें हमारे समय को बर्बाद मत करिए, ये सब आरोप बेबुनियाद है। मेरा ओपन चैलेंज है अशोक जी, ईवीएम के ऊपर इनने इतने आरोप लगाए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर वो स्टैंड किया? जब इलेक्शन कमीशन ने बोला आओ ईवीएम हैक करो, क्या कोई ईवीएम हैक कर पाया? कोई आए राजनीतिक दल नहीं आया। वोटर लिस्ट पे इन्होंने सवाल उठाए थे, क्या कोर्ट ने उस पिटीशन को माना? नहीं माना।
दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी 80 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं और जब भी वो कोई चुनाव हारते हैं उसके पहले वो एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर देते हैं जिससे उनके कार्यकर्ता और आसपास के लोग उनसे सवाल ना पूछे, क्योंकि अल्टीमेटली है परिवारवादी पार्टी और उनके परिवार के जो लीडरशिप है उस पर सवाल ना है। अब आ जाते हैं हम SIR पे। अगर वोटर डिलीट करना का मतलब होता है कि इलेक्शन फर्जी है तो फिर तेलंगाना के अंदर तो 32 लाख वोट डिलीट हुए थे 2023 के चुनाव में, इलेक्शन कमीशन ने जीती कांग्रेस पार्टी। अगर वोटर ऐड करने का मतलब होता है इलेक्शन फर्जी है तो झारखंड के अंदर 2,60,000 वोटर ऐड हुए, जीती इंडी अलायंस। अगर वोटर रिवीजन करना गलत होता है तो 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में वोटर रिवीजन हुआ, जीती इंडी अलायंस। अगर SIR करना गलत होता है तो 1952 से लेकर अभी बार कई बार SIR हुआ है, तो क्या उसके पहले के इलेक्शन सब फर्जी कह दिए जाएंगे? भाई ऐसा कैसे होता है अशोक जी कि कोई भी चुनाव तब खराब हो जाता है जब ये हारते हैं और वही चुनाव ठीक हो जाता है जब ये जीतते हैं। अभी ये बाइपोल का रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही थी। अब आ जाते हैं बिहार के ऊपर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करी पिटीशन को SIR? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलीगल है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक भी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया? नहीं किया। क्या इंटरिम स्टे दिए? नहीं दिए। तो इनके सभी आर्गुमेंट क्यों फर्जी होते हैं? एक और बात, 47,000 बूथ लेवल एजेंट है आरजेडी के, एक भी बूथ लेवल एजेंट ने SIR के ऊपर फॉर्मल कंप्लेंट बिहार में नहीं करी। इससे यही साबित होता है कि चुनाव हार रहे हैं और डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। ओके निखिल जी, देखिए बहुत साफ बात है। अभी प्रदीप जी ने जो उदाहरण दिए, मैंने आपको जो इलेक्शन कमीशन, ये सब दिखाते हैं कि भाई जब ऐसे उदाहरण है कि जब वोटर बढ़े और उसके बाद जो है कांग्रेस और उसके सहयोगी जीते, वोटर घटे, कांग्रेस और उसके सहयोगी, तो ऐसे कई उदाहरण है। अब ये नहीं हो सकता कि तेलंगाना में जो है इलेक्शन बड़ा फेयर है, हिमाचल में इलेक्शन बड़ा फेयर है, कर्नाटक में इलेक्शन बड़ा फेयर है, लेकिन जहां हम हार जाएंगे वहां तो जी इलेक्शन चोरी हो गया। तो ये तो चोर मचाए शोर हो जाता है। नहीं राहुल जी, अभी मेरे मित्र ने कहा प्रदीप जी ने कि राहुल गांधी तो पहले से ही जमीन तैयार कर रहे हैं, उन्हें पता है वो इलेक्शन हारने वाले हैं। मान लीजिए राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस इलेक्शन हारती रहती है, क्या तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं? सुप्रिया सुले भी यही कर रही हैं, उद्धव ठाकरे भी यही कर रहे हैं, शरद पवार भी यही कर रहे हैं। देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी नेता फर्जी हैं, सिर्फ मोदी जी और बीजेपी सही है। उन्होंने हाईकोर्ट की सुप्रिया ने तो कहा, जब सुने ने फैक्ट गलत बोल रहे हैं निखिल भाई, सुप्रिया सुले से जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो सुप्रिया सुले ने क्या बोला? नहीं, सुप्रिया सुले से जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो सुप्रिया सुले ने बोला उनको नहीं पता कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। ये फैक्ट है। कहा शरद पवार ने इसका विरोध किया? एनसीपी शरद पवार ने ऑफिशियली दिखाइए, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए आप इस टूक के ऊपर अभी इस वक्त दिखाइए। मैं दे दूंगा प्रदीप जी, मैं दिखाइए, झूठ मत बोलिए। देखिए एक मिनट, निखिल जी एक मिनट, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। निखिल जी एक मिनट, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। मेरा एक सवाल लीजिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि आज 10 पार्टियां बोल रही हैं तो वो बात सही हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, भाई ये जितनी पार्टियां हैं, अगर सुप्रिया सुले को लगा, और मैं चाहूंगा कि आप अगर जब भी हम बाकी मेहमानों के पास जाएंगे आप जरूर जो है फैक्ट चेक कर दीजिएगा प्रदीप जी का और बता दीजिएगा सुप्रिया सुले ने कब ऐसा कहा, आप जरूर कर दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो ये आरोप लगा रहे हैं वो सब तो हार रहे हैं ना। अगर तेजस्वी यादव हार रहे हैं तो वो ये बोलेंगे, अगर अखिलेश यादव और उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीते तब उन्होंने नहीं कहा। जब कांग्रेस 99 सीटें जीती तब जिन सुप्रिया श्रीनेत की बात आप कर रहे हैं वो मुट्ठी तान कर और जीत का जश्न मनाते हुए अपने वॉर रूम में घुसी थी कि देखो हमने कमाल कर दिया। तब इलेक्शन चोरी नहीं था। अभी मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि वो चुनाव रिग होते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जीते हैं। तो वो सब लोग भी झूठ, और ऐसा नहीं होता कि 10 नेता कह रहे हैं तो इसका मतलब वो बात सच हो जाती है। मैं तो कह रहा हूं 10 नेता उधर है तो इधर 40 से ज्यादा अदालतों के फैसले हैं, तो मैं 10 नेताओं की बातों को मानूं या 40 से ज्यादा अदालतों ने जो फैसले दिए उनको मानूं? अशोक जी, क्या मैं अपना जवाब पूरा कर सकता हूँ प्लीज? पुणे पल्स का मुझे एक आर्टिकल मिल गया है 30 नवंबर 2024 का, जहां पर शरद पवार ने कुछ क्वेश्चन उठाए थे इलेक्शन कमीशन को लेकर। पूरा डिटेल्ड आर्टिकल मुझे पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं अदालतों की एक बात कही गई प्रदीप भंडारी द्वारा, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जजमेंट का जिक्र करा। मैं उनको दिसंबर 2024 की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र भी बता देता हूं। जब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन के बाद इलेक्शन पिटीशन फाइल करे तो बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय आया कि इलेक्शन कमीशन को आदेश देते हुए कि आप जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं आप वो कैंडिडेट्स को दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर
गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में जो फॉर्मल प्रोसीजर्स होने थे वो हुए, रूल्स नोटिफाई हुए और रेट्रोस्पेक्टिवली कह दिया गया कि नहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाएगी। बाद में रूल बदल के ये कह दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के अंदर डिलीट कर दी जाएगी, जबकि 45 दिन का तो प्रावधान है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का। तो कोर्ट को आपने एक दिन का समय भी नहीं दिया है डिसाइड करने के लिए। एक बात कही गई कि कई बारी बिहार जैसे एसआईआर प्रोसेस स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन हुआ। अशोक जी, इंटेंसिव डिवीजन हुए, स्पेशल डिवीजन हुए, लेकिन इस प्रकार का स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन जहां पर इलेक्शन कमीशन खुद का एपिक कार्ड मानने को मना करते, ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे नहीं दिया क्योंकि पहली सूरत में जनरली इलेक्शन कमीशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाता, लेकिन ये जरूर कहा कि आप आधार को देखिए। सुनिए एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं निखिल जी, क्योंकि आपने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा, आपने कहा शरद पवार ने कहा, आपने कहा तेजस्वी यादव ने कहा। मैं एक नाम ले रहा हूं, आशीष दुआ को जानते हैं आप? आशीष दुआ नहीं जानते आप? ठीक है, आप आशीष दुआ को नहीं जानते, मैं बताता हूं। आशीष दुआ जो हैं वो कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर हैं। आशीष दुआ, नाम याद करिए, कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर हैं और महाराष्ट्र के कांग्रेस इंचार्ज रह चुके हैं। और इनका आर्टिकल 23 जुलाई 2025 इंडियन एक्सप्रेस आपको भेज दूंगा। और इसकी हेडिंग क्या कहती है? इसकी हेडिंग कहती है एआईसीसी मेंबर, इसकी हेडिंग है एआईसीसी मेंबर राइट्स ऑन कांग्रेस महाराष्ट्र लॉस, वी हैव नो वन टू ब्लेम बट आवरसेल्फ। ये एआईसीसी के मेंबर कह रहे हैं, आर्टिकल लिखकर इंडियन एक्सप्रेस में कह रहे हैं कि हमारी हार के लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। एआईसीसी के मेंबर ये कह रहे हैं और आप जो है बात करते हैं कि मतलब फलाना कह रहे हैं, ढिमकाना कह रहे हैं। तो मुझे लगता है एआईसीसी मेंबर की तो बात सुन लेनी चाहिए निखिल जैन आपको। अशोक जी, राहुल गांधी भी मेरे ख्याल से एआईसीसी के मेंबर हैं, जयराम रमेश भी हैं। जब तो यही तो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को और जयराम रमेश को अपनी हार का ठीकरा जो है ईवीएम के सर पे फोड़ना है। लेकिन जिनकी मैंने बात की इनको चिंता नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में नेतृत्व नहीं है। जिसके हाथ में नेतृत्व होता है ना, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि राहुल गांधी के ऊपर लोग सवाल ना खड़े करें, इसलिए ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ो। प्रदीप भंडारी, देखिए अशोक जी, हरियाणा का चुनाव की इन्होंने जिक्र करा, ये रहा हरियाणा चुनाव के अंदर रिपोर्ट। ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, गुटबाजी की वजह से हारी है कांग्रेस के प्रत्याशियों ने खुद ने कहा। दूसरी बात, कौन से कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के चुनाव के अंदर धांधली हुई है? क्या बात कर रहे हैं भैया। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन से कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में धांधली हुई है? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स को सीसीटीवी दी जाती है, कैंडिडेट्स को सीसीटीवी फुटेज दी जाती है। ये चाह रहे हैं किसी को भी देश के अंदर सीसीटीवी फुटेज दे दो, ये इनकी दिक्कत, इससे ये जो है जाकर चुनाव को धांधली कर सके। दैट इज द पॉइंट। अब मैं आ जाता हूं, मैं अशोक जी ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं अशोक जी, ऐसा कौन सा जादू है, ये जादू का मेरे को जानना है कि वो सब कुछ ठीक हो जाता है, ईवीएम, वोटर रोल, चुनाव आयोग, जुडिशरी, सब, जब ये हरियाणा, जब ये तेलंगाना में सरकार बनाते, जब ये कर्नाटका में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते, जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाते, जब ये झारखंड में सरकार बनाते, जब ये तमिलनाडु में सरकार बनाते, जब ये केरला में सरकार बनाते, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा चलिए, मैं आपके शो पे पूछना चाहता हूं, मैं निखिल जैन से पूछना चाहता हूं, बताओ कौन सा चुनाव कांग्रेस के हिसाब से भाई रिग होने वाला है? नाम बताओ, आने वाले इतने सारे चुनाव है, चलिए इनसे लिखवाइए। और क्या उनमें से अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो क्या इनके मुख्यमंत्री रिजाइन कर देंगे? अगर हुआ ही है रिजाइन तो इनसे रिजाइन करवाइए ना। ओके, चलिए मैं आता हूं निखिल जी, प्रदीप जी और बाकी दोनों मेहमानों के पास भी आऊंगा। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अवधेश जी भी जुड़े हैं, दोनों के पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद आपका जो पसंदीदा जो आपका सेगमेंट है फैक्ट परफेक्ट, जो हम फैक्ट चेक जरूर करेंगे, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर के कुछ फैक्ट्स आपके सामने जरूर रखेंगे। तो फैक्ट परफेक्ट में कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें होंगी, कहीं मत जाइए, दो टूक देखते रहिए फैक्ट परफेक्ट। और उसके बाद मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा, अवधेश जी के पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना एमडीएच मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? एमडीएच दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला, एमडीएच से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। एमडीएच सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमडीएच। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्शन चोरी। राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार की दी नई थ्योरी। इससे पहले ईवीएम हैक होती थी और उसके बाद अब वो कह रहे हैं भारत में इलेक्शन चोरी हो जाता है क्योंकि वोटर लिस्ट गड़बड़ होती है, चुनाव आयोग गड़बड़ करता है, चुनाव आयोग बीजेपी की गोदी में बैठे, तमाम तरह के वो जो हैं आरोप लगाते हैं। आज उन्होंने कह दिया भारत में इलेक्शन जो है चोरी होते हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ इसका फैक्ट चेक भी हम कर रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आज के मेहमानों को बता दूं, मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, और मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर राजकुमार आपके पास आऊँ, फैक्ट चेक जरूर होना चाहिए, इसीलिए फैक्ट परफेक्ट में देखते हैं राहुल गांधी ने जो कहा इलेक्शन भारत में चोरी होते हैं, उसका फैक्ट परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम फैक्ट परफेक्ट देते हैं ताकि उसका फैक्ट चेक हो जाए। क्या है ये जो राहुल गांधी ने कहा? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस अब तक हार के लिए ईवीएम को दोष देते थे, कहते थे कि ईवीएम हैक होती है। याद कीजिए, ऐसे कितने बयान आपने सुने होंगे, ईवीएम हैक होती है। 2017 में चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए। 2017 2 दिन का चैलेंज था कि रखिए ईवीएम, हैक करके दिखाइए। राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता ईवीएम को हैक करने के लिए नहीं पहुंचा। 2 दिन तक कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने नहीं गया। कांग्रेस सहित विपक्ष ने निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर 40 से ज्यादा पिटीशन लगाई, 40 से ज्यादा बार अदालतों के चक्कर लगाए। सुप्रीम कोर्ट सहित हर अदालत ने कहा कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी के आरोप पर अखबारों में लेख लिखा, जिसका अभी जिक्र भी हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने बिंदुवार लेख में उठाए तमाम आरोपों का जवाब दिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर निमंत्रण दिया कि आइए आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, हमसे डिस्कस कीजिए, हमें दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। राहुल गांधी आज तक चुनाव आयोग नहीं गए, आज तक उन्होंने चुनाव आयोग के इस आमंत्रण का जवाब नहीं दिया। आज कांग्रेस और उसके सहयोगियों की जो है 7 प्रमुख राज्यों में सरकार है, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की 7 प्रमुख राज्यों में सरकार है। क्या ये सरकारें इलेक्शन चोरी करके बनी? ये जो 7 सरकारें हैं, क्या इलेक्शन चोरी हुए या इसलिए बनी? 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली और इन 99 सीटों के दम पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी इलेक्शन चोरी करके विपक्ष के नेता बने? क्योंकि उससे पहले 2 बार तो विपक्ष के नेता भी नहीं बन पा रहे थे। 2019 में राहुल गांधी अगर अमेठी में इलेक्शन चोरी की वजह से हारे
तो क्या 2024 के चुनावों में रायबरेली में वो करीब 4 लाख वोटों से इलेक्शन चोरी करके जीते? ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है ना, ये नहीं चलती, जनता देखती है। ये फैक्ट चेक जो है आपके सामने है, फैक्ट परफेक्ट आपके सामने है। डॉक्टर राजकुमार राजन, सारा जो अभी जो कुछ बवाल चल रहा है इलेक्शन चोरी को लेकर, बिहार उसके केंद्र में है और बिहार को लेकर ये हो रहा है कि भाई क्योंकि बिहार में 52 लाख 54 लाख वोट जो है कट रहे हैं। अब ये जो वोट कटे हैं इसका पूरा डिटेल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भैया बहुत सारे लोग जो है मृत हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पते पे नहीं थे, सारी चीज़ें थी। तो इसको इलेक्शन चोरी कैसे माना जा सकता है भाई? अशोक जी, अभी देखिए, अब मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग के भी प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं। जैसे ही चुनाव आयोग पर कोई बात आती है तो उसका जवाब तलब बीजेपी के प्रवक्ता देने लगते हैं। चुनाव आयोग से जो प्रश्न राहुल गांधी ने किया था कि एमपी चुनाव और एमएलए चुनाव जो महाराष्ट्र में हुआ, वह जो 6 महीना का अंतराल है दोनों के बीच, 40 से 50 लाख मतदाताओं की सूची कैसे बन गई? क्या यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो सकता है कि उन 6 महीनों में 40 लाख मतदाता कैसे जुड़ गए? तमाम तरह के जो बुनियादी प्रश्न जो किए गए थे उसका माकूल जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग लगातार ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे निर्णय लिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, जैसे लगता है कि चुनाव आयोग जनता के लिए सुलभ नहीं है, जनता के आकांक्षा को नहीं देख रहा है। चुनाव आयोग जनता पर कुछ चीजें थोप रही है जो जन विरोधी लग रहा है। आप देखिए बिहार के संदर्भ में, बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की जो सूची का बनाने का जो प्रारंभ किया, क्या चुनाव आयोग को इतना कम समय मिला था? एक संवैधानिक संस्था को क्या ऑल पार्टी मीटिंग्स करके निर्णय नहीं लेने चाहिए? आप चुनाव आयोग के द्वारा 11 दस्तावेज जो दिए गए हैं, क्या 11 दस्तावेज आम जनता, भारत की, बिहार की जनता सुलभ कर पाएगी? सुनिए ना सर, डॉक्टर राजकुमार राजन, सुनिए ना, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, एक मिनट, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप वहीं से बात शुरू कर रहे हैं जहां तक बात पिछले 1 महीने से चल रही है। अभी तो 98% से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका चुनाव आयोग। आप लोग तो शुरू में यह भी कह रहे थे कि भैया इतनी बड़ी संख्या तक पहुंचा कैसे जाएगा? 11 दस्तावेज जो है बहुत सारे लोगों के बन रहे हैं। सवाल ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे। 54 लाख पर एक परेशानी दिख रही ना आपको, 54 लाख कट रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए अशोक जी, सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि आप भी बिहार के पृष्ठभूमि से हैं। अगर हैं तो आप समझ रहे होंगे कि बिहार की जनता जो 11 सूची का डिमांड जो मांगा गया है, वह क्या संभव है? क्या व्यवहारिकता है इसमें कि 11 सूची में से वो जनता दे सकती है? जिन जनताओं की जो जातीय जनगणना हुई है उसमें जो डाटा है, आप समझिए 5 करोड़ ऐसी जनता है जो 40 रुपये रोज पर जिंदा रहता है। 4 करोड़ ऐसी जनता है जो 67 रुपीज पर जिंदा रहता है। बाढ़ में मानसून का समय है, बाढ़ का समय है। 73% भूभाग बिहार में बाढ़ से ग्रसित है। आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, मतदान पहचान पत्र को नहीं मान रहे हैं। सर माफी चाहिएगा सर माफी चाहता हूं सर, मैं माफी चाहता हूं। आपने जो मुद्दा उठाया ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए। राशन कार्ड, सुनिए मेरी बात सर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कल मैं पूरा डिटेल में इस पर डिस्कस कर चुका हूं। भारत में महाराष्ट्र, असम, कई राज्यों में वोटर कार्ड लेकर के, आई कार्ड लेकर के, चुनाव आयोग आधार कार्ड लेकर के बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों ने भारत में वोट किया। इसके मैंने एक एक प्रमाण दिखाए हैं। तो क्या आधार कार्ड अगर कोई आएगा, कोई बांग्लादेश से आएगा और किसी रैकेट से वो भारत में आधार कार्ड बनवा लेगा, तो हम उसको वोट देने की इजाजत दे दें? क्यों दे भाई? कोई विदेशी भारत में आके क्यों वोट करेगा? इसको क्या हक है कि भाई कोई विदेशी आके भारत में सरकार चुने? यह हक हम नहीं दे सकते। लेकिन आपने एक बात कही, उसको लेकर हाँ मैं आपका प्रतिभा, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिए। आपने जो सवाल उठाया था, और मैं चाहूंगा कि आप, प्रदीप भंडारी ने जो सवाल उठाया था उसका भी जवाब दीजिएगा। एक मिनट रुकिए सर।
एक सवाल ले लीजिए। अच्छा सवाल पहले प्रदीप भंडारी, पहले सुनिए एक मिनट, पहले प्रदीप भंडारी के सवाल का जवाब दे दीजिए। आरजेडी के कितने जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव आयोग के साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग शिकायत लिखित दी, बताइए मुझे। अरे सत्ता पक्ष का 2, एक एमपी और एक एमएलए गिरधर यादव और संजीव सिंह ने। अरे सर मैंने सवाल क्या पूछा, डॉक्टर राजकुमार राजन, मैंने पूछा आपके कार्यकर्ता इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं? कितने कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह गड़बड़ है और कितने कार्यकर्ताओं ने लिखित शिकायत दी? जरा मुझे गिनती बताइए। आप जरा सोचिए कि बिहार की जनता क्या 1 महीने के अंदर। सर मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आपके लाखों कार्यकर्ता हैं, आप तो कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, आप लाखों कार्यकर्ता है, आपके लाखों में से एक कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो शामिल था, किसने शिकायत करी? जरा एक आंकड़ा दे दीजिए ना सर। अशोक जी जोर से बोलने से और सर जोर से नहीं बोल रहा, मैं चौथी बार पूछ रहा हूं सर, जोर के नहीं सुनिए। अच्छा आपको सुनिए, अब मैं जोर से नहीं बड़े प्यार से पूछ लेता हूं, 1 मिनट में बड़े प्यार से पूछ लेता हूं, 5वीं बार पूछ रहा हूं। आपके लाखों कार्यकर्ता हैं, कितने कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में शामिल है पारदर्शी तरीके से, उनमें से 5वीं बार पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने लिखित शिकायत दी चुनाव आयोग को, बताइए। ये कितने कार्यकर्ता, इस पर मत जाइए, आप व्यवहारिकता पर आइए। सर अगर आपके कार्यकर्ता व्यवहारिक नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, व्यवहारिकता नहीं सर, सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता सवाल नहीं उठा रहा और आप लोग टेलीविजन चैनलों पर आकर एजेंडा बना रहे हैं, तो फिर आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं, ये आप तय कीजिए। प्रदीप भंडारी, आप लोग चुनाव आयोग के क्यों बन जाते हैं प्रवक्ता, बताइए। अशोक जी 5 सेकंड की दरख्वास्त दे दीजिए और आप भी मेरी मदद कर देंगे प्लीज। 5 सेकंड की दरख्वास्त है। भाई चुनाव आयोग ने 12 जून को जो चिट्ठी लिखी, क्या उस चिट्ठी का लिंक मिल सकता है? 47,504 इनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं, एक ने भी ऑफिशियल कंप्लेन नहीं दाखिल करी है। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे पटना के अंदर, जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को इन्होंने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था, तब इलेक्शन कमीशन ने बोला था आओ हमारे पटना के ऑफिस। ये पटना के ऑफिस तक में नहीं गए, इलेक्शन कमीशन वेट कर रही थी, ये इनकी सच्चाई। अब मैं आ जाता हूं, बड़ी अच्छी बात बोली अशोक जी ने कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग चुनाव आयोग के डिफेंस में कर रहे हैं। अरे ये तो आज सुबह पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों मांग रहे हैं एसआईआर पे? अरे अगर ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो ये पार्लियामेंट में क्यों डिस्कशन मांग रहे हैं अशोक जी? आज इनने पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दी? ये तो भाई खुद ही एक्सपोज हो गए। यहां शो पे कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों डिफेंड कर रहे हो, वहां पे पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए। चित भी इनकी, पढ़ भी इनकी, कैसे हो सकता है? अवधेश जी सवाल यह है कि इलेक्शन चोरी का जो ये पूरा का पूरा नारा है, आरोप है, ये राहुल गांधी पिछले कुछ समय से बार बार उठा रहे हैं, क्या वजह देखते हैं आप? और वास्तव में इलेक्शन चोरी को लेकर क्या कांग्रेस के पास कुछ वास्तव में ठोस है, प्रमाण है, कुछ तर्क है उनके पास? अशोक जी 5 सेकंड की दरख्वास्त। एक मिनट रुकिए, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट मैं आऊंगा, मौका दूंगा। अभी अवधेश जी आए भी नहीं है, रुकिए 1 मिनट। नहीं बस 5 सेकंड। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 1 मिनट अवधेश जी की बारी, अवधेश जी की बारी, 1 मिनट। अशोक जी, पहले तो आपका स्वास्थ्य देखकर मुझे बहुत संतोष अनुभव हो रहा है और उसी तेवर और तथ्य के साथ है 2 टूक चल रहा है। अब ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम ये जारी रहेगा और भारत के पुनर्जागरण में जो इसकी भूमिका रही है नैरेटिव की लड़ाई में, उसमें भी इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। अब आते हैं, आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे अंतरिक्ष में पेड़ उग सकता है कि नहीं उग सकता है। भाई राहुल गांधी जी और उनकी इस समय टीम है, उनको तथ्यों से क्या लेना देना? सारे तथ्य दिए जा चुके हैं। 2004 से लेके 2024 तक हर चुनाव में कितने % वोटर बढ़े हैं, जो अभी ये राजकुमार जी सवाल कर रहे हैं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, वो सब जारी हो चुके हैं कि लगभग इतने ही लोग बढ़े हैं। वो बता रहे हैं कि भाई 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए अंतिम 5 महीने में। अरे भाई अंतिम 5 महीने में ही ज्यादा वोटर जोड़ते हैं, 40,80,000 के आसपास, 26,84,000 तो केवल युवा मतदाता बढ़े हैं और हर साल का यही रिकॉर्ड है, कोई 1 वर्ष का है नहीं। तो जब तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी कुछ कह दे उसको सुनना ही नहीं है और अपना जनाधार खिसक गया, उस जनाधार को पाने का कोई आपके पास विजन नहीं है, कोई उसके लिए कार्यक्रम नहीं है और अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्टों के साथ लगता है कि हम अगर देश में, देखिए राहुल गांधी जी की नीति क्या है। पहले एक समय जो लेफ्ट पार्टियां होती थी
वो देश में असंतोष पैदा करती थी खूनी क्रांति के लिए, कि सत्ता बिकी हुई है, दलालों के हाथ में है, पूंजीपतियों का कब्जा है, सारे संवैधानिक संस्थाओं पर इनका कब्जा है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, कुछ दबे कुचले लोगों को मारा जा रहा है ताकि लोग उठे, क्रांति करें और हम सत्ता पर पकड़े। राहुल गांधी जी इस समय दुनिया भर में जो नियो लेफ्टिज्म है उसके प्रभाव में उनको लग रहा है, उनको और सोनिया जी को, कि ऐसे ही भड़काएंगे कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, पूरी संस्था, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, सारे के सारे इस समय दबाव में, और 2-3 पूंजीपति इस देश को चला रहे हैं। तो लोग विद्रोह करेंगे, खड़े होंगे और फिर हमको वोट मिल जाएगा। तो उसमें आपको जैसे कम्युनिस्ट झूठ फैलाते थे, उसमें सच्चाई की कोई विषय नहीं है, लेकिन हम लोग इसको हल्के ढंग से ले रहे हैं। ये अत्यंत ही डरावनी और एक कांग्रेस पार्टी की खतरनाक नीति है कि आप झूठ बोल करके, भड़का करके, अगर मान लीजिए कुछ लोग हिंसा के लिए खड़े हो गए, कुछ लोग माओइस्ट बन जाते हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चुनाव आयोग ने 15 मई को, सुनिए, 15 मई को सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था राहुल गांधी के जवाब में। सभी नेशनल पार्टियां गई, राहुल गांधी नहीं गए। और आज आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आज तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में चुनाव आयोग वाले प्रश्न उठाए, तो उसका कोई उत्तर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल आप ही बिल्कुल की तरह चुप रह जाएगा कि विधानसभा में चुनाव आयोग आके उत्तर देगा? सारे बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा में, संसद में चुनाव आयोग, विधानसभा में, संसद में चुनाव। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सुनिए, 1,54,000 बूथ लेवल एजेंट है, 1,54,000, 50,000 के आसपास बूथ लेवल एजेंट आरजेडी के हैं। एक बूथ लेवल एजेंट ने किसी बूथ पर अभी तक एक शिकायत नहीं लिख के दी है कि यहाँ का फलाना एग्जैक्टली मैंने डॉक्टर राजकुमार से यही सवाल पूछा था कि भाई एक तो दिखाइए आपके बूथ लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई शिकायत नहीं देते, आप लोग टीवी पे बैठकर तेजस्वी जी और विधानसभा में जाके आरोप लगाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आ रहा हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। देखते रहिए, 2 टूक देखते रहिए, आ रहा हूँ मैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, if you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग लेता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए, और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, पहले ईवीएम, अब इलेक्शन चोरी, राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार की गढ़ी नई थ्योरी। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हमने दो टूक में आपका जो प्यार मिला दो टूक को, इसलिए हमने दो टूक में अपने दर्शकों के सवाल और दर्शकों की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको शामिल करने का तय किया है। जनमन की बात में आपके जो बेहतरीन जो प्रतिक्रियाएं होंगी, जो बढ़िया सवाल होंगे, हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे और आपकी बेहतरीन प्रतिक्रियाएं लगातार दिखाते रहेंगे जनमन की बात में। बोलिए निखिल जैन, जल्दी से। देखिए, एक बात ये कही गई थी कि कई बार ऐसे पहले एसआईआर प्रोसेस हुआ है। मैं उस पर यही मेरा छोटा सा पॉइंट था कि इस तरीके का एसआईआर प्रोसेस जहां चुनाव आयोग अपना खुद का दिया हुआ वोटर आईडी कार्ड ना माने, ये नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। बिल्कुल सही। पासपोर्ट के अलावा मेरे हिसाब से कोई भी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देती जो सिटीजनशिप का प्रूफ हो। लेकिन बिहार में केवल 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। फर्जी तरीके से क्या आधार कार्ड बनते हैं? बिल्कुल सही बात है, बनते हैं। हर लेकिन दिक्कत यह है, हर तरीके का आइडेंटिटी प्रूफ इस देश में फर्जी तरीके से बन सकता है। वोटर आईडी कार्ड भी बनता है, सब बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी बन सकता है। 11 जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेज तो खुद आधार कार्ड से बनते हैं। और बिहार में मांगा जा रहा है। सर प्रदीप जी, मैंने आपको इंटरजेक्ट नहीं किया। 11 में से 11 में से उन्होंने कहा 11 में से एक दस्तावेज, 11 में से एक दस्तावेज नहीं है। और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो 98% से ज्यादा लोग कैसे इस वक्त एन्यूमरेट हो चुके हैं? मैं बता देता हूँ। घर पे बैठे हुए उसका ये मतलब थोड़ी है। 98% से ज्यादा लोगों ने कैसे एन्यूमरेशन कर दिया? मेरा आपसे कहना है कि अगर लोगों के पास दस्तावेज नहीं है तो 98% ठीक है, एक एक करके उन्होंने मुझे इंटरजेक्ट नहीं करा, मैंने उन्हें नहीं करा। शायद मैं अपना पॉइंट बोल राहुल गांधी जी ने ऐसे अनेक क्वेबल्स पैदा किए हैं, उसी से प्रभावित होकर निखिल जैन वैसे ही बोल रहे हैं जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल टिप्पणी एक एक करके एक एक मिनट सब बोलिए। एक हाँ सुनिए, एक करके 1 मिनट सब बोलिए। निखिल जैन 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, मैं आपको भी दूंगा 1 मिनट। 1 मिनट रुकिए सर, आप तय कर लीजिए कि कांग्रेस बोलेगी या जेडीयू बोलेगी, आरजेडी बोलेगी। एक सवाल मेरा ले लीजिए। अब क्या? हाँ बोलिए। मैं यह कह रहा हूँ, कंपटीशन है मैं 11 सूची देता हूँ। हाँ, क्या 5 दिन के अंदर वो अपने सूची में 11 सूची में से कोई एक दे पाएंगे क्या? 5 दिन के अंदर? आज ही जो बीजेपी के जो जेडीयू के एमपी है उन्होंने कहा कि 5 दिन लग गया मुझे 11 सूची में से एक कागजात देने में। मेरा बेटा अमेरिका में, वो कैसे देगा? सोचिए, ई श्रम के पोर्टल पर, भारत सरकार के पोर्टल 5 दिन में हो गया ना। 2 करोड़ 90 लाख की सर 98% लोग कैसे, 98% लोगों ने कैसे अपने आप को एनरोल करा लिया? 98% लोगों ने अपने आप को एनरोल करा लिया। आपका बार बार जो आप आरोप उठाते हैं, बार बार उसका दम निकल जाता है, फिर भी आप वही बात करते हैं। मैं अपना 1 मिनट ले सकता हूँ शुभ जी? मैं आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। आरजेडी ले ले, आप ले ले, आप 2 में से 1 ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए, राज्यसभा के सांसद ने, हमारे सांसद ने जो पूछा प्रश्न कि कितने बाहर मजदूर हमारे बिहार से गए, 3 करोड़ का डाटा। अरे सर 1 मिनट सर, सुनिए सर, लोग जो बाहर सुनिए ना। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, अवधेश जी रिस्पॉन्ड करें। 1 मिनट, जो आपने मुद्दा उठाया अवधेश जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। रुकिए अवधेश जी। देखिए, ऐसा है कि दो टूक के अभी के कार्यक्रम में कांग्रेस और आरजेडी के ये अफवाह फैलाओ अभियान गैंग की तरह ये सारी बातें बोल रहे हैं। देखिए, 7 करोड़ 89 लाख के आसपास वोटर बिहार में माने गए हैं कि है। बंद करिए आवाज, बंद करिए। जो बोल रहे हैं उनकी आवाज सुना है, बाकी सबकी आवाज बंद करिए एक एक करके। जी बोलिए अवधेश जी। 4 करोड़ सुनिए, 7 करोड़ 89 लाख के आसपास वोटर माने गए हैं, जिसमें से आप देखिए कि 4 करोड़ 93 लाख को तो कुछ देना ही नहीं है। जो वोटर पहले उनको देना नहीं है 2003 में। शेष जो बचे हैं, अगर उनके माता पिता का नाम है तो केवल उसकी फोटो कॉपी लगा देनी है कि इतने माता पिता के हमारे नाम है, तो उसमें बाकी कट जाते हैं। ये 3 करोड़ 4 करोड़ का आंकड़ा जो ऐसे बता रहे हैं, लास्ट जो है इसमें इस समय चुनाव आयोग ने 43,20,000 लोगों की एक सूची जारी की दिया है पार्टियों को कि ये लोग हमको कहीं जमीन पर नहीं मिले हैं। इनके बारे में आपके बीएलओ आप लोग पता लगाइए ताकि इनका नाम हमको काटना नहीं पड़े। इसमें कुछ मृत लोग हैं,
इसमें अगर अस्थाई बाहर चले गए, मेरा मानना यह है कि एक भी वयस्क जो भारत का नागरिक होगा वो अगर वंचित रहता है तो चुनाव आयोग पर हम लोगों पर भी प्रश्न है। दूसरा, मैं इस मत का भी नहीं हूं, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आधार कार्ड के बारे में गंभीरता से विचार होना ही चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड जब आया था तो माना गया था कि एक कार्ड सभी कार्ड को रिप्लेस करता है। तो अगर 24 परगना में देश में सबसे ज्यादा जाली आधार कार्ड बन रहा है तो छापा वगैरह मार के इसको रोका जाए। लेकिन मैं आधार कार्ड, और सुनिए ये ठीक है सर, सुनिए सर, आधार कार्ड या सिटीजनशिप का कोई कार्ड होना चाहिए, उस पर हम किसी और दिन डिबेट करेंगे, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि सिटीजन कौन है ये भी तय होना चाहिए। और ये भी बता दूं, भारत का संविधान चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है, वो संविधान जो राहुल गांधी लेकर घूमते हैं, वो संविधान अधिकार देता है कि भारत के ही नागरिक भारत के चुनाव में वोट करें। यह अधिकार भारत का संविधान चुनाव आयोग के दे। निखिल जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, देखिए आप लोगों के इतने बीएलओ, आप इतने कार्यकर्ता, ये मैं मानता हूं कांग्रेस के ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैं वही कह रहा हूं कांग्रेस के, लेकिन आरजेडी तो भाई ला सकती है उन लोगों के पते ठिकाने जो लोग नहीं है। बोलिए निखिल जी। हाँ बोलिए निखिल जी। बोलिए सिर्फ निखिल जी की आवाज 30 सेकंड, निखिल जी की आवाज, और किसी की आवाज नहीं, निखिल जी की आवाज सिर्फ 30 सेकंड। मैं एक मिनट आरजेडी के पास आऊंगा, 1 मिनट। निखिल जी बोलिए, सिर्फ निखिल जी की आवाज दीजिए भाई। इलेक्टोरल रोल में अशोक जी जो 5 करोड़, अरे सर रुकिए सर, आप तो कांग्रेस को बोलने ही नहीं दे रहे, सीटें क्या देंगे आपको? आप तो कांग्रेस को यहां डिबेट में नहीं बोलने दे रहे, सीटें भी कैसे देंगे उनको? आप जो है सीटें कैसे देंगे, अभी बोलने नहीं दे रहे आप। रुकिए जरा, बोलने दीजिए निखिल जी को। निखिल जी बोलिए। अशोक जी 2003 के इलेक्टोरल रोल में जो 5 करोड़ लोग थे, 22 साल पुराना इलेक्टोरल रोल है, उसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, बहुत सारे लोग बिहार छोड़ के शायद जा चुके होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे 5 के 5 करोड़ को कोई दस्तावेज नहीं देने। हाँ, बाकी 3 करोड़ को 11 की सूची में से कोई एक दस्तावेज देना है जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्शन कमीशन का खुद का वोटर आईडी कार्ड नहीं मांगा जा रहा। रही बात 98% को कैसे कर दिया अभी तक, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स की इस पे एक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बोला है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार का एक पब्लिक विज्ञापन निकला था जहां कहा गया कि आपको अभी कोई दस्तावेज नहीं देने, दस्तावेज आप बाद में दे दीजिए, आप सिर्फ अभी फॉर्म भर दीजिए। ओके प्रदीप जी रिस्पॉन्ड कीजिए, चलिए जल्दी आपने प्रदीप जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, 98% से ज्यादा लोगों ने कैसे इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा ले लिया। पॉइंट नंबर 2, 12 पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन की बात करी है, जो लोग बचे हुए। पॉइंट नंबर 3 ये 47,000 बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद है आरजेडी के, एक ने भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करी। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट चलो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या ट्विटर के ऊपर वो सयारा मूवी देख रहे होंगे, बूथ पे रहते नहीं है, तो उनको हटा दो। तो आरजेडी ने क्यों ऑफिशियल कंप्लेंट करी है, ये जवाब दे दे। घुसपैठिया नहीं, बिहारी निर्धारित करेगा बिहार का भविष्य। ओके, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद 30 सेकंड दूंगा सिर्फ, छोटे से ब्रेक के बाद 30 सेकंड डॉक्टर राजकुमार, 30 सेकंड छोटे से ब्रेक के बाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार,
क्या सही हो आप? मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन 30 सेकंड। अब क्या आरजेडी इतना ज्यादा परेशान हो गई कि आज तो तेजस्वी कह रहे हैं कि पता नहीं हम तय करेंगे चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे? अशोक जी, चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट दिया है कि 780 पृष्ठों में, आप देखिए उसमें घुसपैठिए का कोई चर्चा नहीं है। तो अगर घुसपैठिए नहीं है बिहार में, तो आप जो यह मतदाता सूची पुनरीक्षण कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं? क्या दलित, पिछड़े, गरीब, जो हाशिए का समाज है, जो आदिवासी है, जिसको रहने के लिए छत नहीं है घर पर, बाढ़ के समय वो अपने घर में नहीं रहकर ऊंचे स्थान पर चला जाता है, क्या जिसके पास वगैरह सूची में से कोई कागज नहीं है, उसको आप बिहार का नागरिक नहीं मानना चाहते हैं? सर तो 28 लाख जो लोग मृत हो चुके, जो लोग 28 लाख नहीं रहे, उनके भी वोट डलवा दिए जाएं क्या? फिर वो चाचा जी आएंगे ढूंढने के लिए, चाचा जी आएंगे ढूंढने के लिए कि चाची हर साल वोट देने आती है यहाँ पे। वोट वो तो मर गई थी 10 साल पहले, हर साल वोट देने आती है, उससे मिलने आया हूं। ऐसा भी हो जाएगा जल्दी से। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड। अशोक जी, आज तेजस्वी यादव को समझ में आ चुका है कि बिहार की जनता उनके साथ में नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे क्योंकि बूथ नहीं लूट सकते। इनका इतिहास बूथ लूटने का है। माथे पे पसीना है, कपकपा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, क्योंकि जब जमीन पे घूम रहे हैं तो इंटरनल सर्वे कह रहा है वापस से विपक्ष में बैठना तय है। अवधेश जी सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अवधेश जी देखिए, 1990 से 2025 तक पिछड़े और दलित ही मुख्यमंत्री रहे और आज भी उसी का रोना रोया जा रहा है। पिछड़े और दलित बिहार में 80% मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर हो चुके हैं। ये लोग जो एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी चुनाव भी लड़ेंगे। एक रणनीति है कि नीचे अपना वोटर ज्यादा से ज्यादा बनाओ और ऊपर दुष्प्रचार करो और चुनाव चलिए 2 टूक में समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में दमदार 10 होगा, कल एक बार फिर होगा, क्योंकि कल एक बार फिर जब 10 बजेंगे तो दमदार 10 होगा 2 टूक के साथ। देखना मत भूलिए। समय बदला है, वक्त बदला है, पर